हेलो एवरीवन, आज हम समझने वाले द्विविध उपकरमणीय अध्याय। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है, अष्टांग हृदय का। ठीक, और इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी आपके एनसीईआरटी के सिलेबस के अनुसार है। देखो, इसमें 3 पॉइंट दिए गए। कौन कौन से? पहला लंघन और ब्रहण का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट है शोधन और समन का, और एक है हमारे पास अति स्थौल्य को अति कृश का। फिर एक है हमारे पास इंपॉर्टेंट श्लोक का। इंपॉर्टेंट श्लोक हम अपनी आने वाली अगली वाली वीडियो में, मतलब जो हमारी फ्यूचर में जो वीडियो आएंगी, इनमें इंपॉर्टेंट श्लोक कवर कर रहे हैं। ठीक, जैसे इस चैप्टर का नाम क्या है? द्विविध उपकरमणीय अध्याय। द्विविध का मतलब क्या होता है? दो, और उपकरमण्य का मतलब होता है ट्रीटमेंट, दो प्रकार के ट्रीटमेंट। अब भाई दो रोग होंगे तभी तो दो प्रकार के ट्रीटमेंट होंगे। अब वो दो रोग कौन से हैं? जैसे मान लो अति स्थूल और अति कृश। अति स्थूल और अति कृश, ये दो प्रकार के रोग हैं जिनके लिए दो प्रकार का ट्रीटमेंट है। अब पहला है हमारे पास उपकर्म यानी ट्रीटमेंट। पहला ट्रीटमेंट क्या है? ब्रहणन। ब्रहणन का मतलब है जो भी कर्म शरीर की वृद्धि कराने के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं ब्रहणन। ठीक है, मतलब शरीर में स्थूलता लाने का कार्य करता है या कब बढ़ाने का कार्य करता है। सर क्या बोलते हैं, समझ में नहीं आया, समझो। ब्रहणन का मतलब है कोई पतला व्यक्ति है, उसको मोटा करना है, तो कैसे कराओगे? उसकी बॉडी में ब्रहणन करा दोगे। मतलब सर, मतलब ये कि कोई पतला व्यक्ति है, आप उसे दूध के लिए दोगे, अच्छे अच्छे आहार विहार दोगे, घी दोगे, ठीक है, ताकत की जो भी चीज़ होगी वो सब आपको दोगे, इसको बोलते हैं ब्रहणन। यानी मोटे आदमी को पतला करना, यही होता है हम ब्रहणन। अब ब्रहणन को कह रहे हैं संतर्पण और स्नेहन भी बोला जाता है। भाई जब दूध मलाई खिलाओगे तो ये स्नेहन में आ गया। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं भाई? उसकी बॉडी को स्नेहन करा रहे हो। स्नेहन मतलब उसको ऐसे ऐसे पदार्थ दे रहे हो जो स्नेह युक्त है। उससे होगा क्या भाई? वो पतला व्यक्ति मोटा हो जाएगा। ये इस प्रकार ट्रीटमेंट बताया गया है। यानी जो कफ को बढ़ाने का कार्य करे, इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रहणन बोल सकते हैं। अब इसका कर्म क्या हो जाएगा भाई? ब्रहणन एक प्रकार का ट्रीटमेंट होगा, चिकित्सा होगी, तो इसका कर्म क्या है कि भ्रत मतलब नरिशमेंट कराना बॉडी का नरिशमेंट। अब कौन कौन से पदार्थ है, कौन कौन से आहार है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, और आगे देखेंगे भी। फिर आते हैं पंच महाभूत। ठीक है, अब एक चीज़ देखो, ब्रहणन कार्य क्या करता है? कफ को बढ़ाने का कार्य कर रहा था, कफ को बढ़ाने का। और कफ में क्या होता है? कफ में कौन से महाभूत होते हैं? पृथ्वी और जल महाभूत। अब आप खुद भी थोड़ा सा लॉजिकली सोच सकते हो कि पृथ्वी और जल को कैसे है भाई? वो भी तो किसी चीज़ को डेंसिटी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, और कफ भी कह रहे हैं किसी चीज़ को बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो डेंसिटी के मतलब ऐसे भी आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, फिर इसके देखो, ब्रहणन का कह रहा है कि कोई भी कह रहा प्रकार नहीं होता, मतलब इस चिकित्सा कोई और प्रकार नहीं होता। लेकिन कुछ आचार्य मानते हैं सौम्य और आग्नेय इसका प्रकार होते हैं। देखो, मेरी भी समझ में इतना नहीं आया, बस मैंने लिख दिया है क्योंकि बुक में लिखा हुआ था। ठीक, फिर आता है लंघन। लंघन को हम कह रहे हैं कि अवतर्पण बोलते हैं, रूक्षण सुवेदन। देखो, ब्रहणन का अपोजिट होता है लंघन। ब्रहणन का अपोजिट क्या हो जाता है? लंघन। कैसे सर? देखो, ब्रहणन में क्या कर रहे थे आप? पतले आदमी को मोटे कर रहे थे। अब इसमें क्या कर रहे हैं? मोटे आदमी को पतले कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं सर? भाई अवतर्पण चिकित्सा के रूक्षण से, मतलब उसको ऐसा आहार विहार दे रहे हैं जो कैसा हो? रूक्ष हो। जैसे जौ हो गए, यव हो गया, सॉरी जौ और यव एक ही है, मूंग की दाल हो गई, या फिर ऐसे पक्षी का मांस जो खुद दुर्बल है। ठीक है, उनसे क्या करा रहे हैं? उनकी बॉडी में कह रहे हैं कि उसकी बॉडी में उससे क्या आएगी? लघुता आएगी। ठीक है, जिससे आप क्या करा रहे हो? मोटे आदमी को पतला करा सकते हो। इसका कर्म यही है। देखो, कर्म देखने से पहले एक और बता दूं, जैसे हम इसमें कफ बढ़ा रहे थे ना, इसमें क्या होता है? इसमें हम कफ कम करते हैं और वात को बढ़ाते हैं। ठीक है, इसमें हम कफ कम करते हैं और वात को बढ़ाते हैं, ये एक दूसरे का अपोजिट भी है। इसमें कफ बढ़ा रहे थे, इसमें कफ कर रहे हैं, कफ कम कर रहे हैं। कफ कम होगा तो अल्टीमेटली कह रहे हैं वात बढ़ जाएगा। ठीक है, और इसमें कफ बढ़ रहा तो अल्टीमेटली कह रहे हैं वात कम हो जाएगा। ये दोनों हमेशा अपोजिट एंड पैरेलल में चलते हैं, इतना आप ध्यान रखना। तो लंघन में कह रहे हैं कौन से महाभूत हो गए? अग्नि, वायु और आकाश। जनरली सी बात है, जो कैसे होंगे? जो खुद हल्के होंगे, जो ऐसे महाभूत जो खुद भाई अग्नि वायु आकाश कितने हल्के हल्के महाभूत हैं, तो ये भी तो कह रहे हैं हल्के ही तो कराना है हमें चीज़, तो इसलिए इसे महाभूत आएंगे। ठीक, अब लंघन का कह रहे हैं प्रकार बताए गए हैं। संशोधन। अभी संशोधन क्या होता है? संशोधन मतलब लंघन का कह रहे हैं प्रकार बताए गए हैं। ठीक है, कैसे? देखो, संशोधन का मतलब है कि दोषों को आप किस तरह से शांत कर रहे होगे। तो इसमें आता है शोधन और समन। संशोधन के दो भेद है, शोधन और समन। सो सीधा अगर आप संशोधन याद नहीं रखना है तो आप ये भी याद रख सकते हो, लंघन के दो भेद होते हैं, शोधन और समन। मतलब ट्रीटमेंट, मतलब किस तरह से कह रहे हैं कि आप मोटे आदमी को पतला करोगे। ठीक है, दो प्रकार का ट्रीटमेंट दोगे, तो इसमें आता है शोधन और समन। शोधन में क्या जाता है? शोधन मतलब आप ऐसी औषधि दे रहे हो जिनसे उसके दोषों को पूरी तरह से बाहर निकाल रहे हो। ठीक है, जैसे कफ दोष हो गया, पित्त दोष हो गया, वात दोष हो गया, कोई भी दोष होगा, वात पित्त ही नहीं, कोई भी दोष होगा, आप ऐसी औषधि दे रहे हो जिसकी वजह से कह रहे हो उसका जो दोष है वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। इसको हम बोलते हैं शोधन। शोधन मतलब प्योरिफिकेशन, पूरी तरह से प्योर कर देना। ठीक है, और शोधन 5 प्रकार का होता है। शोधन कितने होता है? 5 प्रकार, जो कि आपका पंचकर्म होता है। जैसे होता है वमन, विरेचन, नस्यकर्म, शिरोविरेचन, रक्त मोशन, वस्तीकर्म। अब वमन क्या होता है? वमन कब कराया जाता है? वमन कह रहा है कि जब भी आपको कफ कफ
कफ 200 बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कह रहा था वमन करा जाता है, क्योंकि वमन मतलब उल्टी सीधा आप समझ लो, मतलब उल्टी कराना। विरेचन कर्म मतलब कह रहा है कि एक तरीके से हिंदी भाषा में बोल लो मतलब लूज मोशन लगाना, ठीक है। विरेचन कर्म लूज मोशन लगाना, यानी आपको पित्त को शांत करना। वमन क्या कर रहा था, कफ को शांत कर रहा था। वमन क्या कर रहा था, कफ को शांत कर रहा था। विरेचन क्या कर रहा है, पित्त को शांत कर रहा है, ठीक है। और नस्य कर्म क्या कर रहा है, नस्य कर्म मतलब आपसे जो हेड से रिलेटेड जो भी बीमारी है, मतलब ऐसे कह सकते हो जैसे आपके सिर में दर्द हो गया, सिर का भारीपन हो गया, ठीक है, चक्कर हो गया, एंजाइटी हो गई, भ्रम हो गए, तो ये जितने भी प्रॉब्लम है उसके लिए कह रहे हैं कौन सा कह रहे पंचकर्म कराते हैं, नश्य कर्म कराते हैं। फिर हम आता है रक्त मोक्षण। देखो रक्त को मोक्ष करना यानी रक्त को चूसना एक तरीके से, और वो कौन करती है, आपकी लीच करती है। मतलब कहीं भी आगे जैसे आपका इम्प्योर ब्लड हो जाए तो उसको साफ करने का कार्य कौन करेगी, लीच करेगी। जैसे आपके जो फोड़े फुंसे निकल जाते हैं, चेहरे पे निकल जाते हैं, पिंपल्स निकल जाते हैं, वो क्यों निकल जाते हैं, क्योंकि जो वहाँ का जो ब्लड होता है ना वो इम्प्योर हो जाता है, ठीक है। तो करते क्या है, फिर उस फोड़े फुंसे पे जो लीच है उसको रख देते हैं और वो वहाँ का खून चूस लेती है और इम्प्योर ब्लड को चूसती है। एक्चुअली वो करती क्या है, इम्प्योर ब्लड को चूसती है, जिससे क्या होगा, वहाँ का इम्प्योर ब्लड खत्म हो जाएगा तो जो फोड़े फुंसे वो अपने आप ही कम हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं वस्तीकर्म की। वस्तीकर्म एनीमा होता है। अब एनीमा तो आप देखेंगे किस तरह से देते हैं, ठीक है। ये हमारे एनएस के थ्रू दिया जाता है एनीमा, जब आप आगे इसको अच्छे से और समझ सकते हो। फिर हम बात करते हैं समन की, ठीक है। समन क्या है, समन का मतलब है कि दोषों को पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल दे, बस दोषों को कह रहे हैं कि प्रकोप को थोड़ी देर के लिए शांत करना, मतलब केवल दोषों को शांत कर रहे हो, केवल उस दोष को कह रहे पूरी तरह से बाहर नहीं निकाल रहे, बस केवल दोषों को शांत करता है। जैसे मैं बात करूँ अगर कफ की, जैसे आपका कफ कह रहा है कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, भाई कफ क्यों बढ़ा, क्योंकि आपने जो आहार विहार है वो गलत सेवन किया। आहार विहार मतलब ठंडा खा लिया या फिर रात को दही पी ली, तो उससे क्या होगा, जो आपका कफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस मतलब अब वो आपने वो छोड़ दी तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली वो शांत हो जाएगा। आपने शांत कराया, आपकी बॉडी में कफ कम, मतलब इस तरह से आप समझ सकते हो, मैं सब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कोई ऐसा समझाता नहीं है। फिर कह रहे हैं कि इसके 7 प्रकार बताए गए हैं। देखो समन के कितने प्रकार बताए, 7 प्रकार। पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्यायाम, आतप और मारुत। देखो पाचन दीपन, समन के कह रहा है कि पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, व्यायाम, आतप और मारुत। आपको ये बस 7 प्रकार के नाम ही देखने हैं, ये नहीं देखना। देखो जनरली पाचन, दीपन, क्षुधा, तृष्णा, वैसे तो आपको पता ही है। पाचन मतलब खाने को पचाना, दीपन मतलब अग्नि को और ज़्यादा कर देना ताकि खाना जल्दी से पच जाए, क्षुधा मतलब भूख के बारे में, तृष्णा मतलब प्यास, व्यायाम मतलब कह रहे हैं कि वही जो कसरत यानी एक्सरसाइज जो आप करते हो, फिर आतप, फिर मारुत। ये कह रहे हैं समन के 7 प्रकार होते हैं। बात ये नहीं आती, बात आती है ये इनको याद कैसे करें। इनके लिए भी मैंने आपको काम आसान कर दिया है। सर कैसे, ट्रिक बना दी बड़ी, सर बता दो तो। देखो देखो पाचन से क्या लेंगे, पै से यहाँ से पै लेंगे और यहाँ से द लेंगे तो क्या बन जाएगा, पद। हमने क्या बोल दिया, पदमा। देखो पहले एक बार बता देता हूँ, पदमा छत पे व्यायाम करने आई मारुति कार ले गए। भाई पदमा कोई लड़की है, ठीक है, वो इतनी आलसी है कि वो एक्सरसाइज करने भी आ रही है ना, छत पे एक्सरसाइज करने आ रही है, मारुति कार ले गए, ठीक है। अब ये मत पूछना सर छत पे मारुति कार कैसे चढ़ी, बस ट्रिक है कि पद्मा छत पे व्यायाम करने आई मारुति कार ले गए। सर ट्रिक तो बता दी, कैसे समझेंगे। देखो पद्मा से समझना है पैसे, पाचन, दै से दीपन, पाचन दीपन। छत पे समझना है क्षुधा, पे से कुछ नहीं है, व्यायाम से व्यायाम करने से कुछ नहीं है, आई से मतलब आतप और मारुति से मतलब मारुत। कितना सिंपल है। तो पद्मा छत पे व्यायाम करने आई मारुति लेके, एक बार बोलो, पद्मा छत पे आई व्यायाम करने मारुति कार लेके, तो आपको ट्रिक पूरी याद हो जाएगी। इतना हो गया, ठीक है सर। अब हम बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की जो एमसीक्यू में आता है, ठीक है। एमसीक्यू में आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में आ सकता है या फिर एआईपीजीटी में आ सकता है। क्या सर क्या है वो, देखो हमने क्या बताया अभी, हमने क्या सीखा अभी, शोधन जो है 5 प्रकार का होता है, यानी 5 पंचकर्म होते हैं। ये तो हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू भागवत। लेकिन जब आप अपनी चरक संहिता पढ़ोगे और जब आप अपनी सुश्रुत संहिता पढ़ोगे, जो ही पंचकर्म है इनका कह रहा है कि अलग बताया गया है। देखो चरक ने क्या बताया, वमन कर्म बताया, वमन ठीक है सर, वमन ठीक है। विरेचन बताया सर, विरेचन भी दोनों सेम है, भागवत का चरक का दोनों सेम सेम आ रहा है अभी तक तो। नश्य कर्म सर ठीक, तो सर सभी तो सही है। बात आती है यहाँ पर, चरक ने क्या किया, वस्ती को 2 चीज में डिवाइड कर दिया, वस्ती को 2 चीज में डिवाइड कर दिया। देखो अब सही दिख रहा होगा आपको और अच्छा। देखो वस्ती को 2 चीज में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या है, पहला बता दिया आसपन बस्ती, दूसरा अनुवासन बस्ती। देखो आस्थापन है, मैंने सही नहीं लिखा गया, अब का लेना, आस्थापन बस्ती और अनुवासन बस्ती।
देखो चरक में और चरक और बागवट में क्या अंतर है। चरक ने कह रहा है कि वस्ती को कह रहे हैं दो चीज में डिवाइड कर दिया गया, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। उन्होंने कह रहा है रक्त मोशन को नहीं माना है, याद रखना, रक्त मोशन को नहीं माना, और उन्होंने वस्ती को दो में, आस्थापन वस्ती, अनुवासन वस्ती, अकॉर्डिंग टू चरक। जब आप चरक में पढ़ोगे, जब आप इन पांचों को पढ़ोगे, बागवट में आप इनको पढ़ोगे। अब हम बात करते हैं सुश्रुत की। सुश्रुत में क्या है, देखो वमन सर ठीक है, वमन ठीक है, विरेचन सर यहाँ भी ठीक है, नश्य यहाँ भी ठीक है, रक्त मोशन यहाँ भी ठीक है। अब यहाँ उन्होंने क्या कर दिया, और वस्तीकरण, देखो इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्होंने तो सेम ही, सुश्रुत ने कह रहा है सेम एज बागवट की तरह है। डिफरेंस कहाँ पर आता है, हमारे चरक में आता है, याद रखना। चरक ही कह रहा है कि डिफरेंस लाते, और कोई डिफरेंस नहीं लाता। भाई इतनी मोटी बुक लेके डिफरेंस तो लाएंगे, इस तरह से याद रख सकते हो। मैं ऐसे कुछ नहीं कह रहा, मैं बस याद करने का बता रहा हूँ आपको। तो ये आप याद रख सकते हो कि चरक ने केवल वस्ती को दो चीज, देखो रक्त मोशन को नहीं माना, और वस्ती को दो में, आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती। जो आप चरक सूत्र स्थान दो पढ़ोगे तो आप आस्थापन वस्ती और अनुवासन वस्ती के कह रहे कुछ द्रव्य भी आप पढ़ोगे, ठीक है। इन सब के कह रहे वमन के, विरेचन के, इन सब के द्रव्य भी आप वहाँ पर पढ़ोगे। लेकिन इनकी जो फर्दर मोर डिटेल है कि वमन क्या होता है, एक्चुअली कराते कैसे है, क्या यूज है, कितना डोज है, किस पेशेंट के लिए होता है, वो तो आप धीरे धीरे ही सीखोगे। आप एक साथ इन चीज़ों को नहीं सीख सकते हो। अभी देखो फर्स्ट ईयर में क्या आपका बेसिक है, कि आप कितने बेसिक से चीज़ों को सीखते हो, बस आपको बेसिक सीखना है, ठीक है। तो हम बात करते हैं ब्रह्मण की। ब्रह्मण की देखो पहले ब्राह्मण और अवतर्पण का, ब्रह्मण और लंघन, इन दोनों के बारे में थोड़ा बहुत जाना। अब हम बात करते हैं एक्चुअली ब्रह्मण है क्या, ठीक है, क्या योग्य है, कौन सी औषधियाँ है, क्या लाभ है, ठीक है, ये सब देखने वाले हैं। पहले हम देखते हैं ब्रह्मण के बारे में, कि जो कर्म शरीर में स्थूलता लाए, मतलब ऐसा कर्म, आप ऐसा कर्म कर रहे हो, कर्म मतलब जो काम करते हो उसे शरीर में स्थूलता लाए, मतलब आप सो रहे हो तो वो भी तो कर्म हो गया ना। फिर सोने के कर्म से कह रहा है कि आपकी बॉडी में कफ बढ़ रहा है, और कफ के बढ़ने में आप ये स्थूलता लाता है। देखो जनरल सीधा ध्यान रखो, जब भी कह रहा है कफ धातु की वृद्धि होगी तो उससे कह रहा है कि आपकी बॉडी में स्थूलता लाएगी। और चरक ने यहाँ पर एक और पॉइंट बताया, वो आपको मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट में अलग से बताऊंगा, ठीक है। जो शरीर की पुष्टि वृद्धि करे, भाई ब्रह्मण का मतलब क्या है, जो शरीर में स्थूलता लाए, शरीर की पुष्टि करे। पुष्टि तो भाई करेगा ही, कफ को बढ़ाएगा, अच्छी अच्छी चीज़ें खाओगे, दूध दही केला, ठीक है, और मांस, ये सब क्या करेंगे, शरीर की वृद्धि करेंगे, स्थूलता लाएंगे। देखो सीधे कफ को बढ़ाएंगे, वात को कम करेंगे। ये 3-4 पॉइंट लिख देना, ब्रह्मण समझ जाएगा कोई भी एग्जामिनर होगा। फिर हम बात करते योग्य की। हम बात किसकी करते हैं, योग्य की। देखो मतलब कौन है जो ब्रह्मण के योग्य है, मतलब कौन पेशेंट है, कौन व्यक्ति कह रहा है ब्रह्मण के योग्य है। ऐसे व्यक्ति जो वात प्रकृति वाले हो। भाई वात प्रकृति वाले क्यों, सीधी सी तो बात है, ब्रह्मण में करते हैं, कराते क्या है, कफ को बढ़ाते हैं। कफ को बढ़ाएंगे, जिसका वात बढ़ा हुआ होता है उसमें कह रहे हैं हम कफ को बढ़ा देंगे, और ये दोनों अपोजिट चल रहे हैं। जब कफ बढ़ेगा तो वात उसका कम हो जाएगा। अधिक चलने वाला होता है, जो अधिक चलने वाला होता है उसको ब्रह्मण कराते हैं। भाई जो अधिक चलेगा उसमें एक्चुअली होगा क्या, वात की वृद्धि हो जाती है। भाई जो अधिक चलता है उसमें वात की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और ब्रह्मण हम इसमें करा देंगे, इससे क्या होगी, इसमें कफ की वृद्धि हो जाएगी। कफ की वृद्धि होगी तो वात कम हो जाएगा। जो भार उठाते हो, यानी जो जिम करते हो ऐसे लोग, या फिर जो फार्मर हो या मजदूर हो, वे लोग क्या करते हैं, भार वजन उठाते हैं, जिनकी वजह से इनकी बॉडी में वात की वृद्धि हो जाती है। और वात की वृद्धि हो जाती है तो हमें किस चीज़ का यूज़ कराना है, ब्रह्मण का, कफ को बढ़ाना है, ठीक। या वृद्ध हो, देखो मैंने थोड़ा सही नहीं लिखा है इसको, वृद्ध मतलब ओल्ड एज हो, और ओल्ड एज में भी कह रहे हैं किसकी वृद्धि हो जाती है, वात की वृद्धि हो जाती है, वात की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। रूखता हो, रूखता में वात की वृद्धि होगी, मतलब रूक्ष हो, उसका बॉडी सूख गया हो, कमजोर होगी तो उसमें ब्रह्मण करा दो। गर्भनी हो, अब गर्भनी में क्या कॉन्सेप्ट है, देखो गर्भनी है मतलब उसके पेट में कह रहा बच्चा है तो उसको नरिशमेंट कराना है, खुद का भी नरिशमेंट करना है, उस बच्चे का भी नरिशमेंट कराना है। तो भाई कराओगे क्या, ब्रह्मण ही तो कराओगे। भाई उसको अच्छी अच्छी चीज़ें, उसको ताकत ही तो चाहिए, तो ब्रह्मण कराओगे। प्लस सूती का, सूती का मतलब होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी थी ना, अब उसने बच्चे को जन्म दे दिया तो उसकी पोस्ट लेटर स्टेज है, मतलब प्रेगनेंसी की जो बाद की स्टेज है उसको बोलते हैं सूती का, यानी जब लैक्टेशन मदर हो, ऐसे समझ सकते हो। तो उसको भी क्या चाहिए, उसको भी भाई बच्चे को दूध पिलाना है, तो उसको भी तो ब्रह्मण कराना पड़ेगा ना आपको। तो आप समझ रहे हो, पहला कॉन्सेप्ट क्या याद रखोगे योग्य में, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो वात प्रकृति वाले हो, मतलब जिनमें कोई भी हो, चाहे वात कैसे भी बढ़ रहा हो, चाहे डोलने से बढ़ रहा हो, अति स्त्री सेवन से बात बढ़ रहा हो, या ज़्यादा बोलने से बात बढ़ रहा हो, या ज़्यादा सोचने से शौक से, जिन भी कंडीशन में बात बढ़ेगा आप क्या कराओगे, उनमें ब्रह्मण कराओगे, ताकि उनमें कफ बढ़ सके और बात कम हो सके, ठीक है। और जिनको जरूरत है ब्रह्मण की, जैसे कोई रूक्ष हो गए, जो कमजोर व्यक्ति होगा उनमें ब्रह्मण करा दो, कोई गर्भणी हो गई उनमें करा दोगे, ठीक है। बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने धोरे से भी ले सकते हो, आप खुद सोच के भी ले सकते हो। देखो संहिता तब तक आप नहीं ले सकते जब तक आप खुद इसमें नहीं सोचोगे,
ठीक है, ऐसे तुम इतने सारे पॉइंट हो जाएंगे, आप सबको याद नहीं कर सकते। आप बस सोचो करना किस में है। अब ब्रह्मण, ब्रह्मण की औषधियाँ कौन कौन सी है भाई। अब आप खुद सोचो ना, ब्रह्मण मतलब शरीर का पोषण कराना है, शरीर को बल देना है। अब कैसे मिलेगा, जब आप मांस खाओगे, दूध पियोगे। सीता मतलब मिश्री, ठीक है, सीता का हम क्या बोलते हैं, मिश्री। देखो सीता को बता मतलब मिश्री बताई गई है, चीनी नहीं बताई गई। कभी आप कुछ लोग क्या सोच ले रहे, अरे सर ने बताई तो मिश्री, मिश्री तो इज अनदर फॉर्म ऑफ चीनी, ऐसा मत सोच लेना। मिश्री और चीनी में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे आयुर्वेद में सीता के बारे में बताया गया है, सीता मतलब मिश्री के बारे में बताया गया है, चीनी के बारे में नहीं। चीनी तो उल्टी आपकी बॉडी से एनर्जी ले लेगी, सीता कह रहा है कि आपके डाइजेशन में रोल होती है इसका, ठीक है। तो घी खाओ, अभ्यंग कराओ, ये तेल से घी से अपनी बॉडी की मसाज कराओ, रोज नहाओ, खुश रहो। ये सब किसकी औषधि है, ब्रह्मण की औषधि है। तो इतना ध्यान रखोगे। अब हम बात करते हैं लाभ की। अगर आप ब्रह्मण कराओगे, अगर आप सही ब्रह्मण कराओगे तो उससे लाभ क्या मिलेगा, लाभ तो वही है, बल मिलेगी और पुष्टि मिलेगी, ठीक है। अगर आप ब्रह्मण का अतियोग करा दो, अतियोग मतलब कह रहा है कि आपको पता ही नहीं है कितना कराना है, ठीक है, मतलब उसकी मात्रा को डिसाइड नहीं है, बस करा रहे हो, तो होगा क्या भाई, जब आपको ज़्यादा दूध घी पिला दोगे तो होगा क्या, व्यक्ति मेद धातु बढ़ जाएगी। मेद धातु बढ़ जाएगी तो व्यक्ति कैसा हो जाएगा, अति स्थूल हो जाएगा, यानी मोटा हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं अति ब्रह्मण उत्पन्न विकार। अति ब्रह्मण उत्पन्न विकार का क्या मतलब, मतलब देखो, एक होता है ब्रह्मण, एक होता है अति। अति मतलब किसी चीज़ की कह रहा है कि बहुत ज़्यादा कर देना, मतलब एक लिमिट होती है ना, उससे पार कर देना, अति हो गई। तो अति ब्रह्मण उत्पन्न विकार क्या है, देखो अति स्थौल्य भाई, जब आप बहुत ज़्यादा ब्रह्मण करा दोगे तो कैसा हो जाएगा पेशेंट, कोई व्यक्ति अति स्थौल्य हो जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। इसको हम अलग से पढ़ेंगे यहाँ पर। और क्या हो जाएगा, अपची हो जाएगा और आमदोष हो जाएगा, मतलब उसका जो खाना है इंडाइजेशन हो जाएगा, मतलब वो खाना पचेगा नहीं। और आमदोष का एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको एक अलग ही वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आप, मैं इसमें आपको सब चीज़ को नहीं बता सकता, आप कह लो सर अपची बता दो, आमदोष बता दो, तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है ना। बस मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता सकता हूँ, ये जब आप पूरा सीक्वेंस पढ़ोगे तभी तो आपको समझ में आएगा। देखो फिर आता है प्रमेय। प्रमेय का मतलब है डायबिटीज़। अब ये डायबिटीज़ कैसे बढ़ रहा है, देखो आप क्या खा रहे हो, आप ब्रह्मण करा रहे हो। अब ब्रह्मण में भी कह रहे हैं कि कब बढ़ाते हो, और बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप मीठा मधुर रस खा लो। देख मधुर भी तो क्या है, कफ को बढ़ाता है, मतलब बहुत ज़्यादा मीठा खा लो तो कहीं ना कहीं कह रहा है कि वो प्रमेय कोई, प्रमेय भाई डायबिटीज़ तो ही होगी भाई बहुत ज़्यादा मीठा खाने से भी। फिर खांसी भी हो जाती है, काशवी, ये भी आप जानते हो भाई, मीठा खाने से खांसी हो जाती है। मीठा एक्चुअली कर रहा क्या रहा है भाई, कोई चीज़ आप मधुर खा रहे हो तो मधुर क्या कर रहा है, कफ की वृद्धि कर रहा है, और कफ की वृद्धि हो रहा है मतलब बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे होगे तो इससे आपको डायबिटीज़ हो जाएगी, ठीक है, और खास हो जाएगा, और उदर रोग हो जाएगा, यानी कि आपकी जो स्टोमच है उसमें भी लीकेज हो जाएगा, और भगंदर हो जाएगा। भगंदर मतलब फिस्टूला हो जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अति स्थौल्य। अति स्थौल्य मतलब ओबेसिटी। देखो एक होता है बीएमआई, बेसल मेटाबॉलिक रेट होता है, या बीएमआई होता है किसी व्यक्ति का, अगर वो उससे उसका जो नॉर्मल हाइट के हिसाब से निकालते हैं तो उससे भी ज़्यादा आ जाए तो इसको हम किस कैटेगरी में लेते हैं, ओबेसिटी वाली कैटेगरी में लेते हैं। पहला उसका बताया उपचार। यदि ऐसा व्यक्ति की जो बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए तो इसका क्या उपचार बताया गया है कि ऐसे अन्नपान, मतलब ऐसे अन्नपान और औषध का सेवन कराए जो आपकी मेद धातु, वायु और श्लेष्मा को नष्ट करे। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा हो गया है तो आपको उसको ऐसे अन्नपान का, औषध का, ऐसे अन्नपान और औषध का सेवन कराना है जो उसकी मेद धातु, यानी मेद मतलब फैट को कम करे, और उसकी वायु की जो अंदर बढ़ी हुई वायु और श्लेष्म में और कफ को कम करे, ठीक है। अब वे कौन से ऐसे अन्नपान और औषध है, तो हम देखते हैं कुलथ। कुलथ एक प्रकार की दाल है, जून एक प्रकार का अनाज है। जब हम जौ को बोलते हैं, जो आप खेती, जो लोग खेती करते हैं उनको पता होगा। मुदग यानी मूंग की दाल। त्रिफला हो गया, हरित की हो गई, ठीक है। वो क्या करेंगे, ये अति स्थौल्य को ट्रीटमेंट करेंगे, उपचार करेंगे। अगर आप इनको भी ध्यान से समझने की कोशिश करो, कोई व्यक्ति अगर मोटा हो गया तो आप इसे कैसे पतला करोगे, कौन से आहार विहार से, मतलब आप उसे रूक्ष तो खाना दोगे भाई, जो रूक्ष हो, कसाई रस हो, ठीक है। ये कसाई रस क्यों दे रहे, क्योंकि उसकी जो बढ़ी हुई मेद धातु है, श्लेष्मा है, उसको कफ कम करने का कार्य करे, ठीक है। अब ये और भी बहुत सारे हैं, इसमें आप गुड़ीची भी ले लो, मतलब और भी 5 7 8 है, पर बस आपको तो इतने याद रखने जो आप लिख सको एग्जाम में, ठीक है। सबसे कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि आपको कह रहा है कौन किसके साथ देना है, कितनी मात्रा में देना है, वो तो आपको अब नेक्स्ट ईयर में पता लगेगा ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आप 15 20 याद करो, ये जरूरी है कि आप याद कर लो 7 8 ताकि आप लिख सको, ठीक है। इनको कैसे देते हैं, इनको देते हैं हम कंडीशन की, पेशेंस की कंडीशन के हिसाब से। किसी को कह रहा है कुलथा जून दे रहे हैं, किसी को कह रहा है त्रिफला दे रहे हैं, गुड़ेची दे रहे हैं, तो कंडीशन के हिसाब से देते हैं, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं लंघन की। जैसे हमने देखा भ्रंडन, अब हम देखते हैं लंघन। अब लंघन क्या है, इसका अपोजिट कर दो भाई। भ्रंडन में हम क्या कराते हैं, भ्रंडन में हम क्या करा रहे हैं, जो कर्म शरीर में स्थूलता लाए, ये शरीर में स्थूलता ला रहा था, शरीर की पुष्टि करा रहा था, ठीक है, शरीर में बल ला रहा था, कफ को बढ़ा रहा था, इसका अपोजिट कर दो, जो शरीर में कृशता लाएगा, लघुता लाएगा, हल्कापन लाएगा, कृशता लाएगा और कफ को कम करेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं योग्य है। कौन कौन ऐसे रोग हैं, रोग नहीं, लोग हैं, पीपल्स बोलो तो ज़्यादा अच्छा बेटर रहेगा। कौन कौन ऐसे पेशेंट हैं, ठीक है, जिनमें हम कह रहे हैं कि लंघन के योग्य है, मतलब ऐसे कौन से व्यक्ति है जो लंघन के योग्य है। पहला है प्रमेय, मतलब जिनको डायबिटीज हो रही हो, ठीक है, उनको लंघन। देखो ये तो सिंपल सी बात है, सबको याद होगी। आपके घर में कोई ना कोई, घर ना बोलो या कुनबे में बोल सकते हो, मतलब आपकी जो फैमिली है, जॉइंट फैमिली होगी, तो उनमें एक ना एक को तो कह रहे हैं कि डायबिटीज़ होती है। और जिसको भी डायबिटीज़ होती है आप उनसे मना करते हो, पापा दादा मम्मी की मीठा मत खाओ, शुगर है तो मीठा मत खाओ। डॉक्टर मना कर रहे हैं, आप लोग मना कर रहे हैं, ठीक। क्यों मना कर रहे हैं, क्योंकि मीठा खाने से क्या होगा, उसका और ज़्यादा ब्रंडन हो जाएगा, मतलब और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो लघुता में यही तो करते हैं। लंघन में कौन करते हैं, ऐसे व्यक्ति जिनमें डायबिटीज़ है उनको लंघन कराना चाहिए, यानी उनको मीठा नहीं खाने देना है, ठीक है। उनको ऐसा खाने देना है जिनमें ग्लूकोज ना हो, ठीक है, ऐसा खाना देना है। फिर होता है आम दोष, ऐसे व्यक्ति जिनको आम दोष हो गया हो, मतलब इंडाइजेशन ऑफ फैट हो गया हो, ठीक है। स्थूल जो मोटे हो, जनरली सी बात, जो मोटे होगा तो उनको तो कह रहे हैं कि आप लंघन कराओगे ही। लंघन में क्या कराते हैं, आपकी बॉडी को कफ को कम कराते हैं, ठीक है। और ऐसा खाना देते हैं जो बहुत रूक्ष हो, जो बहुत हल्का हो, जैसे चावल हो गए, जौ हो गए, मूंग की दाल हो गई, खिचड़ी हो गई, ये सब चीज़, ठीक है। और शिशु ऋतु में, शिशु ऋतु में भी कह रहा है कि आप क्या कराओगे, लंघन कराओगे, क्योंकि इसमें भी जो हमारा कफ दोष है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कफ दोष बढ़ जाता है तो आप लंघन कराने के लिए बोला जाता है। फिर आता है सिर रोग, सिर में भी कोई रोग गया हो, अति स्निग्ध हो, देखो अति स्निग्ध हो गया, शिशु ऋतु हो गई, स्थूली होती है, इनमें जनरली क्या हो रहा है, कफ बढ़ रहा है। और हमें इसमें क्या करना है, इसमें देखो यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है, कफ कफ कम होता है तो वात बढ़ता है, ठीक है। और जब भी कह रहे हैं कफ कम बढ़ जाता है तो उसको कम कराना है। कम कैसे कराओगे, वात को बढ़ा के। शिशिर हो गया, अतिस्निग्ध, मैं इतना भी नहीं बढ़ा रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि वात दोष से प्रकोपित हो जाए, इतना बढ़ा रहा हूँ कि जो कफ दोष है वो नॉर्मल हो जाए, इतना ध्यान रखने वाली बात है कुछ। फिर हम बात करते हैं लंघन की। लंघन में क्या होता है, सम्यक लंघन के लक्षण। आपने किसी व्यक्ति में लंघन कराया, अब आपको कैसे पता लगेगा कि जो मेरा लंघन है वो सही हुआ है, तो उसके क्या कुछ लक्षण होंगे उस व्यक्ति में, जो उसकी ज्ञान इंद्रिया होगी। अब ये ज्ञान इंद्रिया कौन कौन सी होती है सर, भाई देखो हमारे पास दो इंद्रिया होते हैं, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिया। ज्ञान मतलब जो आपको ज्ञान कराए, जैसे जीवा हो गई, जीवा आपको किसका ज्ञान कराएगी, आपके रस का ज्ञान कराएगी। श्रोत्र इंद्रिया हो गई, वो आपको कह रहा है कि सुनने का कह रहा है ज्ञान कराएगी। चक्षु इंद्रिय आपको देखने का कह रहा है ज्ञान कराएगी। ये होती है हमारे पास त्वक हो गई, ठीक है। फिर आता है मलों का सर्ग, यानी कह रहा है कि मलों का जो सर्ग हो जाए, यानी मल अच्छे से कह रहा है कि निकल सकते, मल अच्छे से निकल जाएंगे, शरीर में लघुता आ जाएगी, भोजन में रुचि हो जाएगी, आपके हृदय की शुद्धि हो जाएगी, कंठ की शुद्धि हो जाएगी। तो ये किसके, सम्यक लंघन के लक्षण है, ठीक। अतियोग, ऐसा आप क्या करा रहे हो, लंघन को अतियोग करा रहे हो, मतलब बहुत ज़्यादा लंघन करा रहे हो। बहुत ज़्यादा लंघन करा रहे हो तो आपकी बॉडी में क्या हो जाएगी, अतिकृष्टता हो जाएगी। अतिकृष्टता मतलब बहुत ज़्यादा पतले। देखो पहले देखो ब्रह्मांड में क्या आते हैं, इतने मोटे आदमी, और अतियोग में, लंघन में क्या हो गए ऐसे, मतलब अतियोग में, ब्रह्मांड में नहीं सॉरी, अति स्थौल्य में इतने मोटे और अतिकृष्टता में इतने पतले हो गए। तो हमें मीडियम स्टेज में रहना है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अति लंघन उत्पन्न विकार। अति लंघन उत्पन्न विकार, अगर आप लंघन बहुत ज़्यादा करा देते हो तो उससे क्या क्या विकार होंगे भाई। अति का आश्रय हो जाओगे, बहुत ज़्यादा पतले हो जाओगे। जब आप बहुत ज़्यादा पतले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो अल्टीमेटली चक्कर तो आपको आने ही लगते हैं, तो भ्रम हो जाएगा। और जब इतने कमज़ोर हो जाओगे तो आपको प्यास भी लगने लगेगी, अधिक तृष्णा। देखो अगर आपने यहाँ पर ध्यान दिया होगा, लंघन में क्या हो रहा था, लंघन में तृष्णा लग रही थी, तृष्णा आ रही थी ना भाई। लंघन में क्या रहा, तृष्णा। भाई को ऐसे योग्य जिनको प्यास, तृष्णा मतलब जो ऐसे कौन योग्य, कौन जिनको तृष्णा हो। अब इसमें क्या हो, अति लंघन हो जाएगा तो और ज़्यादा तृष्णा हो जाएगी, ठीक है। और इसका कह रहा है कि अति लंघन के उत्पन्न और विकार क्या हो सकते हैं, जो भी स्नेह था वो भी क्षय हो गया, अग्नि भी क्षय हो गई। अग्नि क्षय हो गई तो आपकी बॉडी में जो खाना है वही नहीं पचेगा, क्योंकि आपकी बॉडी को जो जठर अग्नि होती है, 7 धातु अग्नि, 5 पंच महाभूत अग्नि, ये सब क्या करते हैं, खाने को पचाने में रोल होते हैं। अग्नि का क्षय होगा तो खाना नहीं पचेगा, निद्रा का क्षय होगा, नींद नहीं आएगी, शुक्र का क्षय हो जाएगा। भाई जब धातु ही नहीं बनेंगी तो शुक्र कहाँ से बनेगी। फिर हम बात है अतिकर्षीय। अब इसकी चिकित्सा के बारे में देख लेते हैं। चिकित्सा क्या है,
चिकित्सा यही है कि कह रहे हैं बहुत ज़्यादा पतला हो गया तो मधुर का और स्निग्ध का सेवन करो, क्योंकि ये आपकी बॉडी में किसका इंक्रीज करते हैं, कफ को बढ़ा देते हैं। ठीक है, और ऐसे आर बिहार का सेवन करना है जो आपकी बॉडी में कफ या मधुर या स्निग्ध बोलते हैं कफ की वृद्धि कराए, जैसे कि पान, ऐसे ड्रिंक्स पीने, ऐसे अन्न खाने, ऐसे ड्रग्स लेने जो आपको ब्रहण कराए। ठीक है, अब देखो याद रखना, ऐसे ड्रिंक्स लेने, ड्रिंक्स मतलब कह रहे हैं आप दूध ले लो, ठीक है, दही ले लो, ठीक है, और कह रहे अन्न, कह रहे अन्न, ऐसे अन्न खाओ, ऐसे कुछ मांस हो जाते हैं, कुछ ड्रग्स हो जाती है, विटामिन कैल्शियम की गोलीज, तो ये सब आप ले सकते हो। इसकी प्रधानतर औसत में बताया गया है कि सबसे सबसे ज़्यादा मांस मांस मतलब मांस खाने से कह रहे हैं मांस की वृद्धि होती है। अगर आपने एक वो पढ़ा होगा सामान्य वृद्धि वाला, सामान्य मतलब आपने सामान्य विशेष सिद्धांत पढ़ा होगा चरक या पदार्थ में, तो उसमें बताया जाता है कि सामान्य होता है वो, देखो मतलब जैसा द्रव्य होता है वो ऐसे द्रव्य की वृद्धि कराता है, यानी मांस खाओ तो मांस की वृद्धि। उसको श्लोक याद आ रहा होगा तो मैं ही बता देता हूँ। सर्वदा सर्वभावना सामान्य वृत्ति कारणम, मतलब सर्वदा सर्वभावना मतलब जो सभी अवस्थाओं मतलब कोई सी भी स्टेज हो, कोई सी भी हो, उसमें हमेशा सभी मतलब उस सभी पदार्थों की वृद्धि का कारण कौन होता है, सामान्य होता है। ठीक है, तो सामान्य क्या कराता है या ऐसा बोलता है कि जिस द्रव्य को आप खाओगे वह उसी द्रव्य की वृद्धि कराएगा, मांस खाने से मांस की वृद्धि होगी। ठीक है, और उसके कुछ और ज़्यादा है कि अचिंतन को चिंता नहीं करनी चाहिए, हर्ष खुशी रहना, और कुछ बाकी के निद्रा लो, निद्रा से भी क्या होता है आपकी बॉडी में कफ बढ़ता है, कफ बढ़ेगा तो यानी कि अतिकर्षण दूर हो जाएगी। ठीक, ये तो हो गया इतना। अब जो आपके लिए स्पेशल है वो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और आपको याद भी रखने हैं। देखो क्वेश्चन 3 तरीके से आता है, मैंने आपको बता दिया 3 तरीके कौन कौन से है। वो पहला है कि लंघन ब्रहण के बारे में पूछ ले, तीसरा है शोधन समन के बारे में पूछ ले, तीसरा अतिस्थौल्य अतिकृष के बारे में। लंघन ब्रहण के बारे में आप देख चुके हो, शोधन समन के बारे में देख चुके हो, शोधन 5 प्रकार का, समन 7 प्रकार का, इनके बारे में देख चुके हो। इस अतिस्थौल्य अतिकृष के बारे में देख चुके हो, अतिस्थौल्य है क्या, इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए, इसके कह रहे उपचार चिकित्सा देख चुके हो, इसकी औसत देख चुके हो, दोनों की देख चुके हो। फिर हम बात कर ले, अब देखिए 3 पॉइंट तुम्हारे कवर्ड हो गए, तो बचा क्या है, बचा है इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्विन इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या है, तो यही तो आपको देखना है जो मेरी स्पेशल बात है। पहला, जो लंघन के योग्य बताए गए उनमें ब्रहण नहीं कराना चाहिए। क्या बता रहे हो, जो लंघन के योग्य बताए हो, मतलब ऐसे पेशेंट जो लंघन के योग्य बताए हो, मतलब ऐसा कोई हल्का मतलब कोई मोटा व्यक्ति है, उस मोटे व्यक्ति में मैं करा रहा हूँ मैंने बोल दिया कि लंघन कराना है, भाई उसको पतला कराना तो लंघन कराना पड़ेगा मोटे आदमी को, लेकिन वो आपने क्या करा दिया, उसमें ब्रहण करा दिया। भाई बहुत से होते हैं ऐसे वेद होते हैं जो इतने जानकार नहीं होते, बस जो ऐसे हाँ मतलब मीडियम साइज का है, एक्चुअली में उसमें ब्रहण होना चाहिए, आपने क्या बोल दिया, उसमें लंघन होना चाहिए, आपने क्या बोलते ब्रहण करा दो, तो कितनी बेकार बात है। तो यही है, जो भी ऐसा पेशेंट है, जो भी ऐसे लोग हैं जो लंघन के योग्य है, तो उनमें तो ब्रहण आपको कराना ही नहीं चाहिए। फिर ब्रहण के योग्य व्यक्ति में मृदु लंघन कराया जा सकता है। देखो मतलब ऐसा पेशेंट जो मतलब ऐसा पेशेंट जो कमज़ोर है, ठीक है, आप उसमें क्या कराओगे, ब्रहण कराओगे, तो उस ब्रहण के साथ साथ आप उसमें मृदु लंघन, केवल मृदु लंघन कराना, लंघन नहीं कराना, मृदु मतलब हल्का सा लंघन भी आप करा सकते हो अगर आपको ज़रूरत है तो। फिर मात्रा आदि का विचार किए बिना किया गया ब्रहण और लंघन से कर्मश अति स्थौल्य अतिकार से है। मान लो किसी पेशेंट में कह रहा है, किसी पेशेंट में आपको ब्रहण कराना है, आपको मात्रा ही नहीं पता है, मात्रा ही नहीं पता है कि कितना कराना है। अगर आपको मात्रा नहीं पता तो आप ब्रहण कराने से आप इसको क्या कर दोगे, अति स्थौल्य कर दोगे। आपने इतना ब्रहण करा दिया कि बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा। तो क्या क्या जरूरी है, मात्रा। देखो मात्रा बहुत ज़रूरी है। मात्रा से आपको एक चीज़ और याद आनी चाहिए कि अच्छा वैद्य या अच्छा डॉक्टर वही है जिनको युक्ति के साथ साथ उसकी मात्रा का भी, उसको युक्ति का पता हो। युक्ति में क्या जाती है, मात्रा जाती है कि कौन सा देश है, कौन सा काल है, कितनी देना चाहिए, तो युक्ति भी जरूरी है। अब युक्ति हम कैसे युक्ति में तो मात्रा आती है, यानी मात्रा का पता होना चाहिए कि ब्रहण करा रहे हो तो कितना कराना है, इतना भी नहीं कराना कि वो इंसान बहुत ज़्यादा मोटा हो जाए। ठीक है, फिर आता है लंघन। ठीक है, लंघन इतना भी लंघन नहीं कराना कि वो व्यक्ति अति कासर हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला हो जाए। चौथा पॉइंट है आचार्य चरुक। स्थूलता का कारण में धातु की वृद्धि बताई गई है। जो स्थूलता का कारण है मतलब कोई व्यक्ति जो मोटा हो रहा है ना, उसका जो कारण है वो मेद धातु, यानी आपकी बॉडी में मेद धातु के बढ़ने की वजह से आपकी बॉडी में स्थूलता आती है। कौन कहते हैं, आचार्य चरक। ठीक है, कौन कहते हैं, आचार्य चरक कहते हैं। और आचार्य ससुर क्या मानते हैं, जो आपकी बॉडी में स्थूलता बढ़ रही है वो किससे आ रही है, रस धातु से आती है। आचार्य ससुर रस धातु से मानते हैं, रस धातु से मानते हैं, जबकि आचार्य चरक किसे मान, मेद धातु से। आपको याद रखना है।
फिर पांचवा पॉइंट है अति स्थूलता अति कृशा दोनों ने चरक निंदित माना है। उन्होंने बताया ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मोटा हो या बहुत ज़्यादा पतला हो, दोनों ही निंदित है, मतलब बहुत बेकार है उनका, मतलब निंदनीय ही है, मतलब बहुत बेकार है, इस तरह आप समझ सकते हो। ठीक है, दोनों ही बहुत बेकार बताए गए हैं। और चिकित्सा में श्रेष्ठ मतलब कंपेयर किया गया है कि दो व्यक्ति, मान लो एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा मोटा है और एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा पतला है, तो उनमें से कह रहा है कि अति चिकित्सा के कह रहा है कि श्रेष्ठ है। अति चिकित्सा श्रेष्ठ का मतलब ये है कि इसकी तो आप चिकित्सा आप कर भी सकते हो फिर भी, लेकिन जो अति स्थूलता होगी इसकी चिकित्सा ही नहीं बताई गई। आचार्य चरक ने क्या बताया, ऐसे व्यक्ति जो अति स्थूलता में पहुंच जाए उनकी चिकित्सा ही मत करो, मत ना है न आप करो। अति चिकित्सा की फिर भी एक बार चिकित्सा आप कर सकते हो। फिर एक छठा पॉइंट है, देखो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किताब में नहीं मिलेगा। ये क्या है कि घी देखो, घी गाय का लेना, तेल का लेना। अगर क्वेश्चन में या कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा है अगर ये मेंशन नहीं करता, जैसे बोल दिया कि किताबों में कहीं लिख रहा है कि ये घी लेना चाहिए, जहाँ पर घी और तेल के बारे में नहीं लिखा जाता, तो ऑलरेडी है ये कि घी गाय का ही लेंगे, तेल का ही लेंगे, कॉमन सी बात है। ठीक है, हमारे आयुर्वेद में हमेशा घी गाय का लिया जाएगा और तेल का लिया जाएगा। अगर कहीं नहीं लिखाया गया, अगर मेंशन कर दिया कहीं, तो अलग बात है। तो इस तरह से आपका चैप्टर या हमारा चैप्टर हमने अच्छे से समझा है, और मुझे नहीं लगता इसके बाद आपको कोई डाउट आने वाला है। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप नीचे से प्यारी सी कमेंट लिख सकते हो, मैं आपके इस कमेंट का उत्तर जरूर देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।